गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था अणुसंख्यक गुणधर्म और उसमें अंतिम अणुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब की हम बात कर रहे थे। और उससे पहले हमने देखा था कि परासरण दाब क्या होता है, जिसकी सीधी सी परिभाषा है कि जब दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसके लिए हमने ये चित्र बनाया था कि एक पात्र को दो भागों में हमने विभाजित कर दिया था अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और एक तरफ रखा था कम सांद्रता का विलयन और एक तरफ रखा था अधिक सांद्रता का विलयन। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली थी उसमें से विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर रहे थे। ठीक है, यानी कि विलायक के रूप में हम क्या ले रहे थे? जल ले रहे थे। तो जो जल है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर रहा था। ये था परासरण की क्रिया। और परासरण दाब क्या होगा? तो अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, इस क्रिया को क्या कर दे? रोक दे। यही दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। सीधी सी बात है कि विलयन के ऊपर लगाया गया वह आधिक्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है, जिसे हम पाई के द्वारा दर्शाते हैं। परिभाषा क्या हुई? विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से परासरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। और अब इस परासरण दाब के लिए हम समीकरण व्युत्पन्न करते हैं। इसके लिए परासरण दाब के नियम देखते हैं और फिर इन नियमों की सहायता से हम परासरण दाब के लिए एक गणितीय संबंध स्थापित करते हैं। वैज्ञानिक वॉन हॉफ ने गैस नियमों को विलयन पर भी लागू किया एवं एक विलयन समीकरण व्युत्पन्न किया जो निम्न प्रकार है। पहले हम देखते हैं विलयन के ऊपर वॉन हॉफ ने जो नियम लगाए कौन कौन से थे। पहला नियम था वॉन हॉफ बॉयल नियम, यानी कि वॉन हॉफ ने बॉयल के नियम का उपयोग करके एक नया नियम बनाया विलयन के लिए। बॉयल ने तो गैस के लिए दिया था। बॉयल ने क्या कहा था कि किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है। और वॉन हॉफ ने क्या बताया कि परासरण दाब भी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस संबंध से बॉयल के नियम को इसने संबंधित किया। देखिए वॉन हॉफ बॉयल नियम क्या है? निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, पाई समानुपाती सी। और इसको फिर बॉयल के नियम से किस प्रकार संबंधित किया कि ये भी देखिए एक तरह का दाब है और सांद्रता बराबर क्या होती है? 1/v, यानी कि तनुता। अब v यहाँ आयतन के लिए होता है और हमें पता है कि विलयन का आयतन बढ़ने पर विलयन की तनुता बढ़ती है, इसलिए आयतन को तनुता से संबंधित किया गया है और तनुता के लिए v लिखा गया है। और तनुता बढ़ती है तो सांद्रता कम होती है, इसलिए सांद्रता बराबर यानी कि c बराबर 1/v लिख सकते हैं। और ये बॉयल के नियम से संबंधित हो गया। और दूसरा नियम है दाब ताप नियम। इस और गैस का जो दाब ताप नियम था उसमें भी यही बात कह रहे थे कि गैस का दाब परम ताप के समानुपाती होता है। और यही वॉन हॉफ ने भी विलयन के लिए बोला है कि निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, पाई समानुपाती टी। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों समीकरणों को एक साथ मिलाते हैं। तो देखिए क्या संबंध निकल के आता है? संबंध निकल के आता है पाई समानुपाती T/V, यानी कि पाई परासरण दाब परम ताप के तो समानुपाती होता है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस संबंध को, इन दोनों संबंधों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और समानुपाती के स्थिरांक को जब हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक काम में लेते हैं यहाँ पर, और उस स्थिरांक को हमने s बोला है। s क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है।
इस v को इधर ले जाएंगे तो ये संबंध इस तरह से भी बोला जा सकता है, पाई v बराबर एस टी। ये संबंध 1 मोल अणुओं के लिए आता है, विलयन के 1 मोल के लिए ये संबंध आता है। और मोलों की संख्या हमें नहीं पता तो हम मोलों को n मान लेते हैं कि n मोलों के लिए फिर क्या आएगा, इसको n से गुणा करना पड़ेगा, n एस टी, पाई वी बराबर n एस टी। देखिए इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इस संबंध के द्वारा ही हम प्राशन दाब की गणना करते हैं। और हमें एक आदर्श गैस समीकरण भी पता है। वो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यहाँ आर क्या है, गैस स्थिरांक है। और अभी जो संबंध हमने बनाया वो क्या था, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। तो यहाँ देखिए ये भी एक तरह का दाब है, ये गैस का दाब था, ये पराशरण दाब है, ये आयतन है, एन मोलों की संख्या है, और ये आर गैस स्थिरांक है। और इस आर का जो मान है वही इस एस का भी मान होता है, यानी कि एस का मान आर के मान के बराबर होता है, टी परमताप है। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार ही इस समीकरण का हम निर्माण करते हैं। अब देखिए पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पराशरण दाब की गणना करनी हो तो इसे, इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई बराबर एन अपॉन वी एस टी। एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि एस का जो मान है वो आर के मान के बराबर होता है। तो पराशरण दाब ज्ञात करने का एक संबंध ये भी आ गया। एक ये सूत्र आता है, पाई बराबर एन वी आर टी। अब देखिए दूसरा समीकरण बनाते हैं, एन वी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी। अभी देखा था कि सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन वी, और एन मोलों के लिए क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी। तो एन अपॉन वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो पराशरण दाब ज्ञात करने का एक दूसरा समीकरण ये आ गया, पाई बराबर सी आर टी। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में सांद्रता सीधे ही दे रखी है तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और एक सूत्र और बना सकते हैं कि हमें पता है n बराबर क्या होगा, n यहाँ विलय के मोलों की संख्या है, तो विलय के लिए विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, n का मान इस संबंध में रखेंगे तो एक संबंध ये भी आ जाएगा, पाई बराबर डब्लू बी आर टी अपॉन एम बी वी। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में विलय का द्रव्यमान दे रखा है, विलय का मोलर द्रव्यमान दे रखा है और विलयन का आयतन दे रखा है, तो समझ जाना कि इस सूत्र का उसमें उपयोग किया जाएगा पराशरण दाब ज्ञात करने के लिए। तो पराशरण दाब ज्ञात करने के ये तीनों ही समीकरण आपको याद होने चाहिए, और इनको बनाने के लिए इस समीकरण का हम उपयोग करेंगे। ये समीकरण कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको आदर्श गैस समीकरण पता है और उसमें आपको 2 ही परिवर्तन करने होते हैं, पी की जगह पाई लिखना होता है और आर की एस की जगह आर लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, हम अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में पराशरण दाब दे रखा है और विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करवाता है, तो इस संबंध का यहाँ उपयोग कर सकते हैं। एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो एक ये संबंध यहाँ निकल के आता है, ये सूत्र बनता है कि पराशरण दाब के द्वारा, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है पराशरण दाब, इसके द्वारा विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र ये है। हमने सभी प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र निकाला है, और इसमें इस सूत्र का उपयोग करके मोलर द्रव्यमान निकाला जा सकता है। n का मान रखेंगे, n का मान रख के मोलर द्रव्यमान को इस तरफ ले गए तो ये सूत्र बन गया। तो ये चारों ही सूत्र हमें बड़े काम के हैं। तो इसी से संबंधित देखिए एक न्यूमेरिकल भी है, इस न्यूमेरिकल को देखिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। m/10 का मैंने मतलब आपको बताया था 1/10 m, ठीक है, डेसी मोलर विलयन है। r का मान दे रखा है। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, पराशरण दाब ज्ञात करना है, और ये 3 सूत्र हैं आपके पास पराशरण दाब ज्ञात करने के। तो कौन सा सूत्र इसमें काम में आएगा, वो आपका जो प्रश्न है वो निर्धारित करेगा कि प्रश्न में क्या क्या आंकड़े आपको दे रखे हैं। ताप दे रखा है सेंटीग्रेड में, इसे
किस में चेंज करना है, केल्विन में परिवर्तित करना है, वो तो कर लेंगे। लेकिन जो विलियन है उसका जो मान है वो क्या दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, विलियन की सांद्रता दे रखी है, यानी कि ये जो सूत्र है ये काम में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। विलियन का आयतन देता तो फिर ये सूत्र काम में आता, विलियन के विलय के मोल देता और विलियन का आयतन देता तो ये सूत्र काम में आता। विलय का द्रव्यमान देता तो फिर ये सूत्र काम में आता, और विलियन की सांद्रता ही दे रखी है तो फिर ये सूत्र काम में आएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न बताएगा कि इन तीनों में से प्राशन दाब ज्ञात करने का कौन सा सूत्र हम काम में लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सी का मान दे रखा है 1/10, टी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं केल्विन में, और सीधा ही इस सूत्र में मान रख देते हैं। सी का मान रखा, आर का मान दे रखा है, हमेशा यही मान काम में लेंगे आर का, और टी का मान हमने 300 केल्विन कैलकुलेट किया, तो जो प्राशन दाब आया वो कितना है, 2.46 ATM। समझ गए। अब देखिए कुछ और टर्म्स हैं प्राशन दाब को लेकर। समप्रासरणी विलयन क्या होता है, अति प्रासरणी विलयन क्या होता है, अल्प प्रासरणी विलयन क्या होता है। परीक्षा में ये सीधे इसी तरह से पूछे जाते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था तो उस पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि नाम है, हम क्या कर रहे थे, दो विलयन ले रहे थे और उनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर रहे थे। तो एक विलयन की सांद्रता ज़्यादा थी और दूसरे की कम थी, तभी तो प्रासरण की क्रिया होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है समप्रासरणी विलयन, यानी कि ऐसे विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है, दोनों की सांद्रताएं क्या हैं, समान हैं, तो समप्रासरणी विलयन कहलाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक हुए ऐसे दो विलयन जिनका प्राशन दाब समान होता है तथा मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, समप्रासरणी विलयन कहलाते हैं, यानी कि उसमें प्राशन की क्रिया फिर नहीं होती है, समप्रासरणी विलयन। और अगर सांद्रताओं में अंतर होगा तो एक विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। तो एक विलयन होगा अति प्रासरणी विलयन और दूसरा होगा अल्प प्रासरणी विलयन। तो उसमें अति प्रासरणी विलयन कौन सा होगा, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्राशन दाब उच्च होता है द्वितीय विलयन के सापेक्ष अति प्रासरी या अति प्रासरणी विलयन होता है। और अल्प प्रासरी विलयन कौन सा होगा, जो दूसरा वाला होगा, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्राशन दाब कम होता है या निम्न होता है द्वितीय विलयन के सापेक्ष वह अल्प प्रासरी विलयन होगा, ठीक है ना। तो ये परिभाषाएं ऐसे कैसे लिखनी होती हैं अगर इनके ऊपर प्रश्न आता है। समप्रासरी विलयन पर ये एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और इसमें दो प्रकार के विलयन दे रखे हैं और एक विलयन का मोलर द्रव्यमान या अणुभार पूछा जाता है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान और अणुभार का मतलब एक ही है, ये ध्यान में रखना। तो ये देखिए प्रश्न क्या है, 4% यूरिया विलयन। तो यूरिया विलयन का मतलब है कि आपको यहाँ पर किस प्रकार की सांद्रता दे रखी है। यूरिया तो होता है ठोस, और विलयन की बात कर रहे हैं तो यानी कि यूरिया के जलीय विलयन की बात कर रहे हैं, यानी कि विलायक आपका कैसा है, विलायक है आपका द्रव। तो ये 4% का मतलब है 4% W/V की बात कर रहा है, यानी कि यूरिया तो है 4 ग्राम, किस में घुली हुई है, 100 ml विलयन में या 100 ml विलायक, क्योंकि विलयन और विलायक का मान समान होता है इस प्रकार की सांद्रता में। 100 ml विलयन यानी कि V में घुली हुई है, तो V का मान ये है, यूरिया का मान यानी कि WB का मान ये है, ठीक है। एक अन्य कार्बनिक यौगिक जिसका नाम नहीं दिया है के 12% विलयन का समप्रासरी है, यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए, इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि समप्रासरी विलयन है, तो हम क्या करेंगे, पाई यूरिया यानी यूरिया का प्राशन दाब किसके बराबर करेंगे, पाई A के, ठीक है। यूरिया का प्राशन दाब किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे, इसका नाम हमें दिया नहीं है। अब देखिए प्राशन दाब का इनमें से कौन सा सूत्र हम यहाँ रखेंगे, कौन सा सूत्र रखेंगे पाई का, और कौन से सूत्र को बराबर करेंगे वो हमें बताएगा हमारा प्रश्न। हमारे प्रश्न में हमें क्या दिया है, विलय का द्रव्यमान दिया है, तो इसका मतलब ये वाला सूत्र हम यहाँ पर
पाई के बराबर रखेंगे। तो पाई यूरिया के लिए और पाई ए के लिए, दोनों के लिए ही ये वाला सूत्र हम रखेंगे, क्योंकि ए के लिए भी 12% दे रखा है और यूरिया के लिए 4% दे रखा है। और इससे मतलब निकल के आता है कि यहाँ यूरिया का द्रव्यमान और ए का द्रव्यमान दे रखा है। तो द्रव्यमान वाला तो यही सूत्र है, ये वाला परासरण दाब के लिए। तो ये सूत्र रखेंगे पाई के बराबर या पाई की जगह पर WBRT। बी लिखो चाहे मत लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर में आप देख रहे होंगे कि बी नहीं लिखा, लेकिन लिख भी सकते हैं MV। ठीक है, ये यूरिया के लिए हो गया और यही सूत्र ए के लिए रखेंगे। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, चलो इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। हमारे पास मान कौन कौन से दे रखे हैं, WB यूरिया के WB का मान दे रखा है 4। ठीक है, यूरिया के WB का मान दे रखा है 4। R का मान दे नहीं रखा, T का मान नहीं दे रखा। MB यानी कि यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। हो सकता है कि प्रश्न में आपको मिल जाए, अगर नहीं मिला तो यूरिया का फिर आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए, NH2CONH2। इस सूत्र के द्वारा हम यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर नाइट्रोजन हो गया 14, 2। इन सब को टोटल करेंगे तो आएगा 60। ठीक है, तो इसका मतलब यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 60 हो गया, 60। और आयतन दे रखा है 100। आयतन ml में दे रखा है, इसलिए इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर चला जाएगा। नीचे 1000 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए करना है। इसका नाम हमें पता नहीं है। WB का तो पता है कि 12 ग्राम है, 12% दे रखा है ना। R का मान हमें नहीं पता, T का मान नहीं पता। MA तो ज्ञात करना ही है, A के लिए ये तो ज्ञात करना ही है। V हमें पता है 100। ठीक है, तो देखिए हम क्या हमने इसके बराबर इसके रखा क्योंकि समपराशरी विलयन है और MA ज्ञात करना है, तो MA को इधर ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। MA को इस तरफ ले गए और ये बाकी वैल्यूज इस तरफ आ गई। तो देखिए 12RT 4RT, यानी कि RT से तो RT चला गया। ठीक है, ये वैल्यू इधर गई तो ये वैल्यूज सारी इधर आ जाएंगी। तो जो भी है वो आपस में क्रॉस हो जाएगा और क्या बचेगा, ये देखिए 60 ऊपर चला गया, 100 ऊपर चला गया, ये 100 नीचे था। तो देखिए 180 वैल्यू आती है, 1000 से 1000 क्रॉस हो जाता है। 180 क्या आ जाएगा, इस विलयन A का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान लिखते हैं तो 180 ग्राम लिखेंगे और अणुभार लिखेंगे तो सिर्फ 180 लिखकर छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से हम इस समप्राशनी विलयन के लिए जो न्यूमेरिकल आता है उसको सॉल्व करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें यही सूत्र क्यों रखा। हमारे पास 3 सूत्र थे, तो मैं ये बता चुका हूँ कि इन तीनों में से कौन सा रखना है वो आपका प्रश्न बताएगा। क्योंकि हमारे पास इसका मान था तो ये सूत्र रखा, अगर विलयन का सांद्रता होती तो ये सूत्र रखते, और अगर विलयन के में विलय के मोल और आयतन दे रखा होता तो फिर ये सूत्र रखते। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान।